हाय एवरीवन, शॉर्ट शॉर्ट सीरीज 7.2 का ये पार्ट 4 है। इसके पहले के पार्ट्स या इसके पहले के जितनी भी सीरीज़ हैं उनको आप लोग मेक श्योर कीजिए कि पढ़ लीजिए, कम से कम दो दो तीन तीन बार देखना मैंडेटरी है, बिकॉज बहुत सारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगी आर गिवन बिलो। पहला स्टेटमेंट है ऑटोफेगी अकर्स व्हेन सेल्स कंटेन एग्रीगेटेड प्रोटीन्स। सेकेंड है ऑटोफेगोसोम्स फ्यूज विद एनी ऑर्गेनेली। थर्ड है ऑटोफेगोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। फिर है ऑटोफेगोसोम फ्यूज विद लाइसोसोम टू फॉर्म ऑटोफेगो लाइसोसोम। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस सबसे पहले इस डायग्राम की तरफ नजर डालेंगे कि इसमें क्या एग्जैक्टली हमको बातें बताई गई हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पॉइंट आता है ऑटोफेगोसोम से सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होता, बल्कि यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ये पाया जाता है ऑटोफेगोसोम। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ऑटोफेगी का इनिशिएशन हो रहा है। बेसिकली ये बहुत सारे यहाँ पर आपको जीन्स या नाम दिखेंगे, उनको आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं, मेन चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। ऑटोफेगी का इनिशिएशन हुआ, देन मेम्ब्रेन न्यूक्लिएशन एंड फैगोफोर फॉर्मेशन। आप देख सकते हो यहाँ पर फैगोफोर का स्टार्टिंग हुई है, फिर फैगोफोर का एक्सपेंशन होगा, फिर बनेगा ऑटोफेगोसोम, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसके बाद में फिर ये फ्यूज होता है लाइसोसोम के साथ में, ना कि किसी भी ऑर्गेनेली के साथ में। और जब ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज होता है तो ये ऑटोलाइसोसोम या ऑटोफेगोलाइसोसोम बना लेता है, और अल्टीमेटली फिर जो कंपोनेंट्स यहाँ प्रेजेंट है उनका डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी आपको वही दिखाया गया है, और कौन कौन से रिसेप्टर्स, स्ट्रक्चर्स, क्या क्या चीज़ें, प्रोटीन्स वगैरह कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, वो सब आपको बता दी गई है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन पे पहुंचे तो इसका सी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, सी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बचता है ए, बी एंड डी। ए मतलब ए तो पक्का करेक्ट है कि ऑटोफेगी तब होता है जब सेल के अंदर एग्रीगेटेड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो यस, ए स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब बस बात करते हैं बी की। ऑटोफेगोसोम फ्यूज विद एनी ऑर्गेनेली। एनी एक एक्सट्रीम टर्म है, आपको ऐसे भी चीट कोड के थ्रू भी मैं बता चुकी हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसे टर्म्स जब भी कभी आपको दिखेंगे आपको थोड़ा सावधान हो जाना है। तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट। तो बी को हटा देंगे तो हमारे पास हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ऑटोफेगोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज करके ऑटोफेगो लाइसोसोम बनाते हैं, ये हमने अभी देखा कि ये करेक्ट बात है बिल्कुल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज अ वेक्टर टू क्रिएट ट्रांसजेनिक प्लांट्स अंडर लैब कंडीशंस। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर। किस किस चीज़ की ज़रूरत उसको नहीं पड़ती है। तो अगर हम यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम का पूरा प्रोसेस देखेंगे तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग हो रही है यहाँ की वोंडेड प्लांट की जो सेल्स हैं वो बेसिकली यहाँ पर एसिटोसिरिंजोन या फिनोलिक कंपाउंड्स को सिक्रीट करती हैं, जिसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये क्या करेगा, ये जाकर जो विर प्रोटीन्स हैं इनको इंड्यूस करता है। तो सबसे पहले जो इंड्यूस होती है वो होती है विर ए जी, एंड उसके बाद में फिर बाकी के जो विर प्रोटीन्स है या विर जीन्स है वो इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पर टाइप्लाज्मिड का भी रोल है। टाइप्लाज्मिड के बाद में फिर यहाँ पर आप देखोगे कि बैक्टीरिया से प्लांट के सेल की तरफ जो आपको एक T4 सिक्रीशन सिस्टम दिखाई देगा, ठीक है, टी जिसको हम T4SS बोलते हैं, उसकी ज़रूरत होती है जिससे कि चीज़ें जो है वो मूव कर सके बैक्टीरिया से प्लांट सेल की तरफ। और इसके बाद में फिर प्लांट सेल की कुछ जो चीज़ें होंगी उनकी ज़रूरत है आगे का काम करने के लिए। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं कि भाई किस चीज़ की ज़रूरत हमको नहीं है अंडर लैब कंडीशंस टू लाइक फॉर एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन। होस्ट प्लांट जीन, बैक्टीरियल टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम, विर जीन, ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो बहुत सिंपल है कि यहाँ पर जो हमने, जैसे कि मैंने बताया कि जो यहाँ पर होस्ट प्लांट के जीन्स है इनकी भी हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ओपाइन की जो जीन्स है उनकी भी ज़रूरत पड़ती है, एनाबॉलिक जीन्स की इन जनरल ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे विर जीन्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बाकी सब चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है, विर जीन्स, टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम, होस्ट प्लांट जीन्स, बट नॉट ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द अमीनो एसिड साइड चेन of the four histones in the nucleosome are subjected to remarkable variety of post translational modification। मतलब कि ये जो हिस्टोन है इनकी अमीनो एसिड चेन के ऊपर काफ़ी सारा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन देखे जाते हैं। मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस यहाँ पर देखे जाते हैं, जैसे कि फॉस्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, मिथिलेशन एटसेट्रा। अब इनमें से कौन सा पोस्ट ट्रांसलेशनल मार्क जो है हिस्टोन के ऊपर वो यूजुअली एसोसिएटेड है विद ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन। ठीक है, मतलब कौन सी चीज़ ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रिप्रेस करेगी या एक्टिवेट करेगी, आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके सामने पहले तो हिस्टोन का मिथिलेशन बताया है लाइसिन 9 के ऊपर।
ठीक है। फिर हिस्टोन का एसिटाइलेशन, देन हिस्टोन मिथिलेशन लाइसिन 4 पर हिस्टोन फॉस्फोराइलेशन। आप देखोगे कि जब ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी थी, तो इस स्टेट में बेसिकली जब ये इस स्टेट में होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन जो है वो आपको दिखाई देगा, मतलब कि डीकंडेंस्ड स्टेट होगी। लेकिन जब ये सारी कंडीशन होंगी, तो इस वक्त यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, कंडेंस्ड स्टेट दिखेगी और इसमें जीन साइलेंस हो जाएगा। मतलब कि जब यहाँ पर लाइसिन 9 के ऊपर मिथिलेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है कंडेंस्ड स्टेट, मतलब जीन साइलेंसिंग रिप्रेशन होता है। और जब यहाँ पर हिस्टोन का एसिटाइलेशन होता है या फिर 4 पे नंबर पे मिथिलेशन होता है या फिर फॉस्फोराइलेशन होता है, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। एक और डायग्राम आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है। हैट्स जो एंजाइम है एसिटाइलेशन करवाएंगे, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उसको डीकंडेंस कर दे रही हैं। डीकंडेंस कर देंगी तो क्या होगा कि जो प्रोटीन्स है वो आराम से आके डीएनए से बाइंड कर पाएंगे और यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन हो पाएगा। ठीक है। लाइसिन का मिथिलेशन किस किस जगह पर? इन सब पर। लाइसिन का डीमिथिलेशन इन सब पर। मोनोयूबिक्विटिनेशन इन सब से होगा ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन। और अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उससे होगा ट्रांसक्रिप्शनल डीएक्टिवेशन। याद रखिएगा ये जो एंजाइम है एचडीएसी और हैट, हैट एक्टिवेशन कराता है, एचडीएसी जो है वो इनएक्टिवेशन कराते हैं। सिमिलरली एक और आपके सामने चार्ट है जहाँ पर आपको एसिटाइलेशन, मिथिलेशन, मिथिलेशन और फॉस्फोरिलेशन चारों बताए गए हैं। कौन किस चीज़ में रोल प्ले कर रहा है वो आपको बता दिया गया है। बेसिकली एसिटाइलेशन एंड फॉस्फोरिलेशन इन जनरल एक्टिवेशन ही कराते हैं, लेकिन मिथिलेशन एक्टिवेशन एज वेल एज रिप्रेशन दोनों कराता है। तो रिप्रेशन वो कहाँ कराता है वो आपके सामने यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है क्लियरली। ठीक है। सिमिलरली ये स्लाइड में भी आपको यहाँ पर मिथिलेशन में डिफरेंट टाइप के मिथिलेशन बताए गए हैं, मतलब कि मोनोमिथिलेशन, डाईमिथिलेशन और ट्राईमिथिलेशन। कब एक्टिवेशन होगा, कब रिप्रेशन होगा, आपके सामने मेंशन कर दिया गया है। अगर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस, तो आप देखेंगे जैसे कि आपको पता है कि H3K9 पे अगर मिथिलेशन होता है तो उससे क्या होगा, रिप्रेशन होगा। क्योंकि आपको पता है एसिटाइलेशन से तो एक्टिवेशन होता है, ठीक है, एसिटाइलेशन से वापस से एक्टिवेशन होता है, फॉस्फोरिलेशन से भी एक्टिवेशन होता है, मिथिलेशन से लेकिन एक्टिवेशन रिप्रेशन दोनों होता है। तो बहुत सिंपल हो गया ये क्वेश्चन आपके लिए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट शॉर्ट सीरीज में। कुछ बहुत ही अमेजिंग स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए हम इस चैनल पे, तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, इस चैनल को ज्वाइन कर लिया है एंड लाइक कर रहे हैं वीडियोज़ को फॉर आवर एफर्ट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।